नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के हेल्थ पार्टनर हैं MMI नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। जबलपुर में हमारे हेल्थ पार्टनर हैं सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जबलपुर और साथ ही हमारे सहयोगी हैं नगर पालिका निगम जबलपुर। मध्य प्रदेश में साल 2018 का चुनाव दस्तक दे रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही ज़िलों में हर ज़िले पर दोनों ही प्रदेशों के हर ज़िले में IBC 24 का जनकारवा पहुंच रहा है। हम जनमन की थाह लेते हुए जनता को उसकी बात रखने का सबसे बड़ा मंच देते हुए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू हुआ IBC 24 का जनकारवा बुंदेलखंड और बघेलखंड होता हुआ आज महाकौशल के सबसे बड़े ज़िले जबलपुर में पहुंच गया है। जबलपुर के कल्चरल स्ट्रीट पे सजी है जनकारवा की जन चौपाल और यहाँ हम अगले 1 घंटे तक जबलपुर से जुड़े हुए तमाम विषयों पर तफसील से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान और जबलपुर की प्रबुद्ध जनता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको आंकड़ों की नज़र से दिखाता हूँ जबलपुर ज़िले की तस्वीर। जबलपुर को ऋषि जबाली की तपोभूमि कहा जाता है। एक दूसरे मत के अनुसार जबल फारसी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर, तो इस लिहाज से जबलपुर को पत्थरों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। गोंडवाना शासनकाल में जबलपुर गोंड शासकों की राजधानी था और वीरांगना रानी दुर्गावती ने यहाँ बलिदान देकर नारी शक्ति की इबारत लिख दी थी। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कारधानी की संज्ञा दी थी। यही वो ऐतिहासिक शहर है जबलपुर जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 52वें त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने यहाँ पर जो भाषण दिया था उसके बाद जबलपुर में देशभक्ति अपने चरम पर पहुँच गई थी। जबलपुर की जो ये धरा है संस्कारधानी की, यहाँ पर एक से बढ़कर एक साहित्यकार आते रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी सरजमीन पर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो कविता भी लिखी थी और इसी सरजमीन पर हरिशंकर परसाई की जो व्यंग बाण थे उससे सियासत कसी जाती रही। मौजूदा जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश का एक अहम संभाग मुख्यालय है, महाकौशल अंचल का संभागीय मुख्यालय है। जबलपुर संभाग में 7 ज़िले आते हैं जबलपुर सहित और जबलपुर का क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 के जनगणना आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर की आबादी 24,63,000 है। वहीं जबलपुर शहर की आबादी 14,40,000 है। जबलपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनमें 6 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस काबिज है। और कुछ आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर का लिंगानुपात 929 है। जबलपुर में जो शिशु मृत्यु दर है वो 51 है और जबलपुर की साक्षरता की दर 81% है। हालांकि महिला साक्षरता की दर 74% है, जो गंभीर है। ये बताती है कि 1/4 महिलाएं अभी भी इस महानगर में निरक्षर हैं और ये एक चिंता का सबब ये हो सकता है। आंकड़ों पर हम लगातार आगे बात कर रहे थे। 6 सीट बीजेपी के पास है, 2 सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी के राकेश सिंह पिछले 3 बार से जबलपुर के सांसद हैं, जबकि जबलपुर के बेटे और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा कांग्रेस के सांसद हैं। तो तमाम इन आंकड़ों की नज़र से आपको मोटी मोटी तस्वीर जबलपुर की समझ में आई होगी। लेकिन आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ मेरे साथ जो जुड़े हुए मेहमान हैं उनसे परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शशिकांत शुक्ला जी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आशीष साहू जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। जयराम तिवारी हैं, वाल्मीकि जी हैं, सुमित्रा वाल्मीकि जी जो कि नगर निगम की अध्यक्ष है और कुछ ही देर में जबलपुर महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात साहू भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस का भी एक समृद्ध पैनल मेरे साथ मौजूद है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आलोक मिश्रा जी को जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है जबलपुर में। तरुण भानोट जी को देख पा रहे हैं, जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक हैं। राजेश सोनकर जी हैं जो कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। विनय सक्सेना जी हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, यहाँ पर जगत बहादुर से अन्नू है। संजय यादव जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के साथ साथ अलग अलग वर्गों की प्रबुद्ध जनता जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इसी प्रबुद्ध जनता के साथ हम अगले 1 घंटे तक जबलपुर से जुड़े तमाम विषयों पर तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको इस पैकेज के जरिए दिखाता हूँ क्या है वो समस्याएं, क्या है वो मुद्दे जो हर विधानसभा चुनाव में जबलपुर में गूंजते हैं।
महाकौशल अंचल के जिला जबलपुर को विकास के नक्शे पर वो जगह नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार है। अकूत खनिज संपदा के धनी जबलपुर जिले से विकास के वादे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल पर उतरे ही नहीं। जबलपुर में गैस आधारित उर्वरक कारखाना खोलने की घोषणा की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जबलपुर में मेट्रो ट्रेन चलवाने का ऐलान हुआ, लेकिन अब तक डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं मिली। इसी तरह जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की गई, लेकिन आईटी पार्क की एक बिल्डिंग और कागजी निवेश के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो वहीं जबलपुर सिगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणाएं तो की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। इसके अलावा बीते 10 सालों में उद्योगों व्यापार के क्लस्टर बनाने की घोषणाएं की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यही वजह रही कि शिक्षित बेरोजगारों की तादाद बढ़ती चली गई। इधर सरकारी क्षेत्र में जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली 5 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन शहर के युवाओं को रोजगार देने में ये नाकाफी साबित हो रही है। तो वहीं जिले में स्कूली शिक्षा की भी हालत खराब है। उच्च शिक्षा भी बदहाल नजर आती है। मेडिकल, एग्रीकल्चर और वेटनरी को मिलाकर 4 यूनिवर्सिटी है, जबकि लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। लेकिन यहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन के इस गृह जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहाल है। इधर जबलपुर शहर मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी में भी शुमार है, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं। आज भी शहर में कचरे का अंबार लगा नजर आता है। नर्मदा नदी में भी गंदे नालों का पानी आज भी मिल रहा है। जिले में सड़कों की हालत खराब है। संस्कारधानी जबलपुर में अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। ये वो समस्याएं हैं जिनसे दो चार हो रहा है जबलपुर जिला। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो देखा आपने जबलपुर के वो मुद्दे जो सियासत का भी विषय बनते हैं और जबलपुर की आम जनता से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है। लेकिन इन मूल मुद्दों पर सबसे ऊपर अगर कोई विषय आता है तो वो उपेक्षा का आता है। महाकौशल का सबसे बड़ा शहर जबलपुर, जो कि सबसे प्रभावशाली शहर हुआ करता था मध्य प्रदेश के गठन के पहले, आखिर क्या हुआ कि विकास के नक्शे पर यह शहर पिछड़ता चला गया। ऐसा नहीं है कि सियासत ने, सरकारों ने इस इलाके के लिए घोषणाएं नहीं की, लेकिन घोषणाएं अमली जामा नहीं पहन पाई। लिहाजा सबसे पहले बीजेपी के पैनल से मैं ज़रूर बात पूछना चाहूँगा। शशिकांत शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी घोषणा की थी कि अगर कहीं मध्य प्रदेश की धरती पर मेट्रो ट्रेन चलेगी तो जबलपुर की धरती पर चलेगी। आज इंदौर भोपाल की DPR बनकर तैयार है, जबलपुर की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी प्रशासन तय नहीं कर पाया। आखिर ये स्थिति क्यों है? देखिए, आपने जो बात कही कि जबलपुर महाकौशल का केंद्र है और पिछड़ा है, ये आज से 10-15 साल पहले की स्थिति थी। आज जबलपुर जिस गति से विकास कर रहा है, जबलपुर के चाक चौबंद चौराहे, जबलपुर के गार्डन, जबलपुर के चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज में। जी, मेट्रो रेल पे जवाब दे दीजिए, फिर इस पे चर्चा करें। इस पर लगातार मंथन जारी है और जो हमारे सरकारी कर्मचारी की अधिकृत बॉडी है, इसके लिए प्रयास करें और अतिशीघ्र यहाँ भी DPR बन के चली जाएगी। जबलपुर में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसकी चर्चा पहले हो रही थी। फ्लाईओवर प्रारंभ हो गया, जिसका भी भूमि पूजन भी किया गया है। तो जबलपुर में नए नए विकास का आयाम आ रहा है। इस 15 साल में जबलपुर की तकदीर और तस्वीर बदली है। जबलपुर में सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, जबलपुर में सुंदरता के लिए गार्डन, जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में नई नई मशीनों की व्यवस्था। शशिकांत जी, इन तमाम विषयों पर मैं आऊँगा, चूँकि हम विषय अभी हम उस पर भी आएंगे, शहरी विकास पर भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा कहना है कि जहां से हमने सवाल उठाया था, सबसे बड़ी घोषणा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की, जबलपुर को शिद्दत से इसका इंतजार है। वो कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी नहीं, लेकिन बन जाएगी। तरुण भानोट जी विधायक है जबलपुर पश्चिम से, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात? देखिए, मैं सिर्फ विरोध की राजनीति करना पसंद नहीं करता हूँ, और फैक्ट और फिगर्स की बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। शशिकांत शुक्ला जी ने कहा सरकारी जो बॉडी है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कौन सी सरकारी बॉडी निर्धारित की गई है जो मेट्रो की DPR बना रही है, वो मुझे बता दे। मेट्रो जब चलेगी वो तो ठीक है, अभी तो यही बता दे कि कौन सी सरकारी एजेंसी को आपने तय किया है कि जो DPR बनाए। मेट्रो का मार्ग आपने कौन सा जबलपुर में तय किया, कहाँ से कहाँ चलेगी। इस प्रकार की हवाई बातें कर देना और कुछ भी कह देना, ये अच्छी बात नहीं है। शहर हमारा है, सरकारें बदलती रहती है, कभी आप उस पक्ष में रहते हैं, कभी हम इस पक्ष में रहते हैं। अगर जनता ने हमें चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा है तो हमें जनता के विश्वास में खड़े उतरकर सच्ची बात लोगों के सामने कहना चाहिए। सिर्फ चुनाव में घोषणा करने के लिए कुछ कहना, तो ऐसी जुमलेबाजी तो हमेशा होती रहे। तो क्या जुमलेबाजी हुई है शशिकांत जी?
मैं विधायक जी से ये कहूँगा, क्या है शहर के विधायक नहीं, डीपीआर की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते क्या ये पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर डाली जाएगी? विकास के मुद्दे पर तो बीजेपी चुनी गई है ना, कांग्रेस तो विपक्ष में बैठी है। मैं भाई बात कर रहा हूँ, विपक्ष का मतलब नहीं है। जबलपुर के विधायक को जबलपुर के विकास के लिए चाहे विपक्ष में हो सत्ता पक्ष में सक्रिय रहना चाहिए, और ये किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का विधायक हो उसकी जिम्मेदारी होती है। इसकी जिम्मेदारी से हमारे तरुण भानोट जी भाग नहीं सकते। यहाँ पर डीपीआर क्यों नहीं बन रही है? सारे विधायकों को मिलकर इसका प्रयास करना चाहिए और निश्चित बनेगी आने वाले समय में, और जबलपुर में मेट्रो ट्रेन चलेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जबलपुर विकास बीजेपी की ओर से भरोसा दिलाया जा रहा है कि ये काम यहाँ पर होगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये मेरा भी कर्तव्य बनता है, और मैंने पहले कहा कि हमें सिर्फ सकारात्मक राजनीति की बात करना चाहिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाहिए। मेट्रो के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में कहा, विधायकों से कभी बात ही नहीं की। आपके कौन से विधायक से बात की? कहीं है ही नहीं धरातल पे, कोई योजना ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे 15 लाख खाते में आने वाले थे, वैसे मेट्रो भी जबलपुर में चलने वाला है। सब्ज बाग दिखाने की बात है। चलिए मैं एक बात कर लेता हूं। मेट्रो ट्रेन पर आपने जवाब दिया शशिकांत जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। औद्योगिकरण के मोर्चे पर जबलपुर का पिछड़ापन सबसे बड़ा विषय है, आप भी ईमानदारी से इस बात को कबूल करेंगे। उर्वरक कारखाना खोला जाना था जबलपुर में, हर बाशिंदे को याद है इस घोषणा की, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी। उर्वरक कारखाना कहाँ है? उर्वरक कारखाना एक दिन में नहीं खुलता। उर्वरक कारखाने के लिए, उसकी कार्य योजना बनाने के लिए, उस पर पूंजी लगाने के लिए बहुत समय लगता है। आप यदि 15 साल में जबलपुर में उद्योग धंधे से जबलपुर चारों भर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमने हरगढ़ में उद्योग धंधे खोले, उसके लिए क्षेत्र बनाया, चरगवा में बनाया, एक मिनट रिछाई में बनाया है हमने यहाँ पर बरेला के आगे। अभी जीएस ठाकुर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सीधे सवाल पे आ जाता हूं। उर्वरक कारखाने की एक बड़ी घोषणा, और भी डिफेंस क्लस्टर को स्थापित किया जाना था। बड़ी घोषणाओं के मोर्चे पर जो है पिछड़ापन जो है, या लेट लतीफी जो है, वो एक कंसर्न है लोगों का। भैया प्रयास चल रहे हैं और प्रयास में कमी नहीं है, बिल्कुल। और ये जो ताली बजा के ऊ कर रहे हैं, ये 55 साल तक इनके पूर्वज बैठे रहे सत्ता पे। ये 55 साल की बात करें, बाद में हम तो 13 साल की बात करें, पहले अपने 55। बीजेपी तरुण जी, आलोक जी, आपसे मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड। चलिए, जरूरी बात है। देखिए, अगर धैर्य से सुने तो मैं 55 साल का जवाब पहले दूंगा। आप यहाँ सड़क पे बैठे हैं, ये सड़क कब बनी? ये पानी की टंकी आप देख रहे हैं कब बनी? जबलपुर का मेडिकल कॉलेज कब बना? जबलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना? जबलपुर का कृषि विश्वविद्यालय कब बना? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कब बना? छोटी लाइन की रेल कब शुरू हुई? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी? आप मेरी मानी जीएस ठाकुर जी, मानी शशिकांत शुक्ला जी, ये हमारे पूर्वजों की बात कर रहे हैं। जिन स्कूलों से, जिन कॉलेजों से आपके पूर्वज पढ़ के निकले, आपके पिताजी पढ़ के निकले, आप स्वयं पढ़ के निकले, वो कब बने? वो किसका शासन था? विषय है यहाँ पर, मैं आपसे जवाब ले लेता हूँ। जी, प्रश्न हो तो जवाब आप जरूर ले, ताकि विषय पूरा अंतिम परिणाम में जाए। मेडिकल कॉलेज था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीन नहीं थी, ऐसा मेडिकल कॉलेज था। आज मेडिकल कॉलेज में, आज मेडिकल एमआरआई, आज मेडिकल कॉलेज में किडनी के लिए जो मशीन है, आज मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन की मशीन है, सारे इंस्ट्रूमेंट जो सुसज्जित है। विक्टोरिया देखो, फुलवारी वार्ड यहाँ पे देखिए, बच्चा वार्ड देखिए, सारे स्थिति, सारे चिकित्सा के क्षेत्र की बदली गई, सड़कें बदली गई, चौराहे बदले गए। तो बीजेपी की ओर से पैनल से ये बात कही जा रही है कि विकास हुआ है और वो नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि जो है वो बीजेपी के खाते में नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जनता कहां खड़ी है? जनता से मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर लोगों से बात करना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप रोजगार के मोर्चे पे? बताइए सर। मैं एक संविदा शोषित कर्मचारी हूं। यहां से मैं 4 साल से अल्प वेतन पे काम कर रहा हूं, और हमारे प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी जो अल्प वेतन पे काम कर रहे हैं। सर, मैं इन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों का शोषण हर स्तर पे किया जा रहा है। संविदा कर्मियों का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूं। आप बताइए कि रोजगार के मोर्चे पर, औद्योगिकरण के मोर्चे पर संस्कारदानी कहां खड़ी है? देखिए, जहां तक जबलपुर में रोजगार की बात करें तो पूरा शून्य। यहाँ पर रोजगार से संबंधित सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। विगत 15 साल पहले जो रोजगार की स्थिति जबलपुर में थी, उससे भी बदतर स्थिति वर्तमान में जबलपुर शहर में। तो कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप? जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही, ऐसा कुछ कहना। कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, युवा हैं जी, बोलिए।
आदरणीय महोदय ने कहा है, ठाकुर जी ने, कि हमारे पूर्वजों ने क्या दिया। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जीआई फैक्ट्री, वीएफजे फैक्ट्री है, सारा तो आपने निजीकरण प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। और अब आज युवाओं को बोल रहे हैं अब जाके पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बेचो। हमारे पूर्वजों ने आपके चाय वाले को एक मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया है। उसके लिए आपको नहीं, अब पढ़े लिखोगे बोलते पकौड़ा ठेला लगा के। रोजगार एक बड़ा कंसर्न है। अखिल जी मुझे नजर आ रहे हैं, ये महाकौशल उद्योग संघ से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, कितना ईमानदारी से कांग्रेस बीजेपी से हट के बात करें, सरकारों ने कितनी ईमानदारी से यहाँ के औद्योगिकरण पर ध्यान दिया और क्या जरूरत है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस शहर को अगर किसी ने छला है तो मुझे लगता है इन राजनीतिज्ञों ने छला है। ये आपसी तू में ही इस शहर को छला गया है। ये किसने क्या किया क्या नहीं किया विषय ये है ही नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं विषय ये है। और आज के हमारे राजनीतिक, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मुझे लगता है शहर हित के मुद्दे पर सिर्फ तू में करते हैं, एक होकर काम करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। चूंकि आपने उद्योग और रोजगार की बात करी है, निश्चित रूप से ये शहर उद्योग और रोजगार के लिए बहुत पिछड़ा शहर है। यहाँ पर गंभीर प्रयास होने चाहिए। उर्वरक कारखाने के लिए जिस प्रकार से माननीय शुक्ला जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत धीमी चाल है, बहुत धीमी चाल है। और इस सुस्त चाल विकास की जबलपुर की आवाम को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि विकास को लेकर एक छटपटाहट है, विकास को लेकर ये बार बार विषय बनता है। आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या विचार रखते हैं? मैं तो यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि घर के लड़का गोही चाटे मामा खाए माबट, ये स्थिति है सत्ता की। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के पहले चिल्ला कर कहा करता था, सभी लोग चाहे जीएस ठाकुर हो, चाहे शशिकांत शुक्ला, चाहे प्रभात साहू हो, बोला करता था कि प्रोफेशनल टैक्स हटाना है तो कमल की बटन दबाना है। 14 साल से सरकार है लेकिन प्रोफेशनल टैक्स नहीं हटा। अब तो सरकार ही हटने की नौबत आ गई है। साथ ही मैं ये बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि IBC 24 को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर भाजपा के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, आम लोग भी बैठे हैं और यहाँ बैठा हुआ हर वर्ग दुखी है। अरे इस सत्ता से सभी दुखी हैं, कोई इत्ता हो, कोई एक बित्ता तो कोई है इत्ता। ये बात, ये स्थिति है यहाँ पर। अब इस बीच इस बहस को हम बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रभात साहू जी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। प्रभात जी, महाकौशल अंचल में जो पिछड़ापन है, औद्योगिकरण के मोर्चे पर बात की जाए या खासकर रोजगार का विषय जिसको लेकर एजेंडे में भी शामिल था बीजेपी का, वो उसमें इतना सुस्त चाल क्यों है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं लेकिन अभी तक DPR फाइनल नहीं हो पाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, हम जमीन ही तलाश रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब राजनीतिक व्यक्तियों से बात करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे मैं अभी आ रहा था तो हमारे मित्र कह रहे थे, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जबलपुर शहर बसाया है। और पीछे से भी आवाज़ आ रही थी कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। ये बात सही है कि शहर के मुद्दे पर हम सब लोग एकजुट होकर कोई बात नहीं कर पाए। ये बहुत गंभीर बात है। मैं समझता हूँ कि राजनीति से हटकर हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जब राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं तो कांग्रेस की बात करेंगे। और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को इस बात का तय करना पड़ेगा कि वास्तव में हो क्या रहा। मैं इस बात को प्रभा जी संक्षेप में और ले लेते हैं कि आखिर इन योजनाओं की जो सुस्त चाल है वो कंसर्न है लोगों का। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है लेकिन जनता के भी तो। आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी आरोप किसी भी नहीं लगाए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ ना कि हमसे पूछेंगे तो मैं अपनी बात करूँगा, उनसे पूछेंगे अपनी बात करेंगे। पर वास्तव में शहर के मुद्दे पर हम सब एकजुट कभी नहीं हुए। और मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से दिल्ली दूर है, हमको इस पर गंभीरता से बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसमें निश्चित रूप से गंभीरता से प्रयास किए। इस प्रयास को और आगे हम सबको बढ़ाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो IBC 24 के जनकारवा के एक मंच से, इस मंच से प्रभात साहू, महाकौशल विकास प्राधिकरण ने बड़ी साफगोई से एक बात कही है कि कम से कम विकास के मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी को एक विषय पे आना चाहिए। आलोक जी। माननीय प्रभात जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, छात्र जीवन से राजनीति में है और एक अच्छे राजनेताओं में से माने जाते शहर के। सामने बैठे जबलपुर शहर के महापौर के पद को इन्हें सुशोभित किया। जहाँ तक विपक्ष का साथ देने की बात है, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों पार्टी अपनी अपनी बात कहती हैं। उनका कार्यकाल था जब मैं विधायक के रूप में चुना गया। चाहे आज वर्तमान महापौर बैठे, आप उनसे पूछिए, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, कितने मुकदमे माननीय महापौर बैठे, पूर्व महापौर यहाँ बैठे प्रभात साहू जी, इनके कर्मचारियों के ऊपर, इनके अधिकारियों के ऊपर उसी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगे।
मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, जो विकास के कार्य करना चाहते थे नहीं होने दिए गए। जैसे ही वहां पे विपक्ष का विधायक आया, हमने पहले आपसे मुलाकात की और कहा कि आप शहर विकास का जो कार्य करना चाहते हैं हम आपके साथ में हैं, और जो सारे कार्य रुके पड़े तुमने शुरू कराए। हम कैसे मान ले हमने साथ नहीं दिया? माननीय महापौर जी को यहाँ आना चाहिए था, पता नहीं हो सकता कहीं व्यस्त हो, नहीं आई हो, उनसे आप पूछ के देख लीजिए। 15 फुट की सड़क 18 फुट की नहीं होती थी, आज उसी विधानसभा क्षेत्र में 60-60 फुट की हो गई। उसी विधानसभा क्षेत्र में हम तो सत्ता में नहीं है, हमने पूरा सहयोग आपके साथ किया, आपके साथ खड़े हुए, लोगों को समझाया। जो लोग आपके विधायक थे, आपके ऊपर मुकदमे बनवाते थे, हमने वो परिस्थितियां दूर की, और आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चौराहा भी जो छोटी लाइन फाटक कहलाता था बन के खड़ा है। हाँ, ये कहना कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, जहां आपने साथ नहीं लिया वहां हम साथ नहीं दे पाए। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो तरुण भानोट ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम विकास के मोर्चे पर साथ ना देने के आरोप जो है या बातें जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी से लेकर आम आदमी तक हर शख्स, हर वर्ग से जुड़ा हुआ शख्स बैठा हुआ है, अपने विषयों पर राजनीति से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा चाहता है। वो चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए एक पैकेज के जरिए ये भी समझते हैं कि जबलपुर की सियासत क्या कहती है। वो शहर जहाँ शरद यादव जैसे नेता, जहाँ प्रहलाद पटेल जैसे नेता छात्र आंदोलनों से उठकर सामने आए, जहां पर उन्होंने सियासत की ककहरा सीखा, ABCD सीखी, वहां की सियासत दरअसल कहती क्या है। एक लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों वाला जबलपुर जिला बीजेपी के गढ़ के रूप में पहचाना जाता है। साल 2013 के विधानसभा के चुनावी समर में 8 में से 6 सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। जिले की सियासी तस्वीर की बात करें तो जबलपुर उत्तर से बीजेपी विधायक हैं शरद जैन, जो प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं, तो वहीं अशोक रोहाणी जबलपुर की कैंट सीट से बीजेपी विधायक हैं। जबलपुर की पूर्व सीट से बीजेपी के अंचल सोनकर विधायक हैं, जबकि पनागर से सुशील तिवारी, बरगी से प्रतिभा सिंह और सिहोरा से नंदनी मरावी बीजेपी विधायक हैं। तो वहीं जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के तरुण भानोट, जबकि पाटन सीट से कांग्रेस के नीलेश अवस्थी विधायक हैं। जबलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो ये बीजेपी के कब्जे में है, जहां से सांसद हैं राकेश सिंह। एक बार फिर विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी समर की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने गांव-गांव, गली-गली और बूथ स्तर पर जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो देखा आपने जबलपुर में सियासत की तासीर क्या है और किस तरह से 2018 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आती है, जबकि तीसरे दल आम आदमी पार्टी जैसे दल अपनी ज़मीन भी यहाँ पर तलाश रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम मुद्दों पर बात की थी, लेकिन और भी विषय हैं जो इस शहर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि आज भी स्कूली शिक्षा की स्थिति जबलपुर में ऐसी है कि प्राइमरी का 39% बच्चा ही पढ़ सकता है, अपनी किताबें पढ़ सकता है, जबकि सिर्फ 21% बच्चा ही जोड़ना घटाना जान पाता है। तो शिक्षा के मुद्दे पर भी हम जनता से और यहाँ पर बैठे तमाम सियासतदानों से बातचीत करेंगे, लेकिन और भी विषय हैं जबलपुर में और भी विषय है। बरगी बांध जबलपुर में नर्मदा नदी पे बनाया गया, उसका क्या सिला मिला है आप लोग? मैं ये सवाल दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि नर्मदा नदी पर पहला बरगी बांध बनने से 162 गांव में 10,000 परिवार डूबे हैं, और ये दावा किया गया था कि जब बांध बनेंगे तो 4.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 10 लाख टन जो है सो अधिक अनाज का उत्पादन होगा। अभी मात्र 70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, ये जबकि 1990 से गेट बंद कर दिया गया है और अभी भरपूर उसका दोहन नहीं हो रहा है। नई योजना आए उसके पहले जो हमारे पास योजना है उसका सफल क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इस पर भी चिंतन मंथन होने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया गया है कि जबलपुर में नर्मदा नदी के पर बने बरगी बांध को 3 दशक गुजरने को हैं, लेकिन आज भी लक्ष्य के मुताबिक सिंचाई का अमला जो है वो नहीं हुआ है। किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। भारत कृषक समाज से आते हैं, आप बताइए क्या विषय है किसान का यहाँ? सबसे बड़ा जैसे बरगी बांध का ये मुद्दा उठा है, बरगी बांध सन 76 से बंधा है। आज दिनांक तक किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी नहर कंप्लीट नहीं है।
ना कांग्रेस शासन ने की, ना भाजपा शासन ने की। अब जबकि बरगी बांध के लिए बजट सबसे ज़्यादा सैंक्शन होता है, मगर वो कहाँ जाता है इसका कोई पता नहीं। कोई नहर की मरम्मत नहीं। और जो 70,000 हेक्टेयर सिंचाई की बात कर रहे हैं, मुश्किल से 16 या 20,000 हेक्टेयर से ज़्यादा में सिंचाई नहीं है। सिर्फ नहरें, बड़ी नहरें बन रही हैं। छोटी नहरें जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक खेतों को पानी नहीं जाएगा, तो बरगी बांध का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज़, आज किसान को सब पार्टियों ने उपेक्षित रखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। आज बिजली के मुद्दे पे एमपी में सरप्लस बिजली है, दूसरों जगह फ्री में बिजली जा रही। किसान को 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दे रहे। कह रहे कि हम गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? एक जगह का नाम बता दें कि किस जगह ये 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल किसानों के बीच से आया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि सरप्लस बिजली वाले मध्य प्रदेश में किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाती है, और बिजली की टाइमिंग कुछ इस तरह है कि रात को 2 बजे किसान के बेटे को इसलिए उठना पड़ता है ताकि उसकी फसल मुरझाने न पाए। आखिर ये स्थिति क्यों बनती है? हम यहाँ पर बीजेपी की पैनल से हम जवाब ले लेते हैं। 2 सवाल आपने मोटे तौर पर सुने होंगे। पहला तो बरगी बांध का जो क्षेत्र था, नहरों की बदहाली जो है वो जगजाहिर है जबलपुर में, और दूसरी सरप्लस बिजली के बाद भी किसानों के साथ ये दोहराम रवैया आखिर क्यों? देखिए ऐसा, भाई साहब ने जो बात कही सिंचाई के क्षेत्र में कि सिंचाई 80,000 हेक्टेयर भी हो रही है, जैसे 4-4.5 लाख हेक्टेयर होना थी। ये आंकड़ा पुराना है और उनका असंतोष भी वाजिब है। यहाँ चारों तरफ जितनी नहरें थी, जो नहर रीवा की तरफ जानी थी बरगी बांध से, अन्य जो नहरें थी टूटी फूटी पड़ी हुई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में उनकी कनेक्टिविटी नहीं हुई, उनका सुधार नहीं हुआ। अटल जी की जब सरकार आई तो उसके लिए बजट स्थापित दिया गया और वो नहरों का निर्माण अभी हुआ है, उसमें पानी की कनेक्टिविटी अभी आई है। इसलिए सिंचाई बढ़ रही है, उसका रकबा बढ़ा हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में 3 गुना सिंचाई हो गई है, तो यहाँ रकबा ना बढ़ना संभव नहीं। एक मिनट, ये नहरें बंद पड़ी थी। दूसरी बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन हुआ है, औद्योगिकरण मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसलिए बिजली की खपत और मांग में अंतर आ रहा है। एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 2800 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और किसानों को रात दिन कभी बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली आपका ऐसा कहना है कि किसान को रात और दिन में बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन बीजेपी ने कम से कम ऐसा कर दिया कि कम से कम रात में बिजली 2 बजे मिल रही है। जी, बिजली के मोर्चे पर देखिए, बिजली की जहां तक बात अभी कह रहे थे हमारे साथी लोग, बिजली जो यहाँ से जो दिल्ली में जो जा रही है उसकी क्या कीमत है, और यहाँ के मध्य प्रदेश के रहने वालों से जो कीमत ली जा रही है, सबसे महंगी बिजली पूरे देश में जो बिक रही है वो मध्य प्रदेश में बिक रही है। और यहाँ पर बिजली यहाँ से बाहर बेची जा रही है, वो सस्ते रेट पे दी जा रही है। और मध्य प्रदेश के लोगों और जिन्होंने चुना है, और आज ये स्थिति है, जिनके घरों से लाइट कटी हुई है उनके घरों में भी बिना इनकी व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और आज यदि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो वो बिजली की समस्या, बिजली उपभोक्ता। बस बरगी बांध के बारे में माननीय कह रहे थे कि अटल जी की सरकार आई थी, बहुत पैसा दिया। अरे बरगी बांध के लिए मध्य प्रदेश सरकार पैसा देती है, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। आपको नहीं पता, समझ लीजिए। उसके बाद में इनको लेते हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। 2003 के पहले पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। अंग्रेजों का जमाना हो, चाहे मुस्लिम शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, आज 35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इनका आंकड़ा टोटल गलत है। जहां तक किसानों की बिजली का प्रश्न है, किसानों को बिजली 10 घंटे सिंचाई की बिजली और अटल ज्योति के तहत पूरे 24 घंटे घरों की बिजली दे रही है। देखिए, सुनिए तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक बार सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, ये कहते हैं 35 लाख हेक्टेयर। सुनिए, ये कहते हैं 35 लाख, रुकिए, 35 लाख हेक्टेयर में। अरे मेरे माननीय आदरणीय ठाकुर साहब अध्यक्ष महोदय, उसकी कुल क्षमता 2.5 लाख हेक्टेयर की, तो 35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करा रहे। बिजली के मैं मुद्दे पे बताऊं कि 17,500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, 10,000 की खपत है, लेकिन यही लोग जो सत्ता पे बैठे हैं 2.5 रुपए में अरविंद केजरीवाल को बिजली बेच रहे हैं, 2.5 रुपए में। और बरगी पावर प्लांट के जो है 34 पैसे में बंद करके झाबुआ पावर प्लांट से 87 रुपए में खरीद रहे हैं। 2.5 रुपए में अरविंद की बिजली खरीद के, और वहां पे 200 यूनिट का बिल जो है 462 रुपए में आ रहा, और मध्य प्रदेश में 1370 रुपए में आ रहा। आज जिस प्रकार से इससे पूर्व भी संस्कारदानी में ऐसी क्या जरूरत पड़ी बिजली के बिल को लेकर, जो संस्कारदानी में इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई सत्ता दल खड़ा हुआ क्या? जनता के खड़ा हुआ? आखिर बिजली का विषय जो है, बढ़े हुए बिजली का भी विषय है, उस पर आखिर खामोशी।
अभी जो बात हुई कि बिजली मिल नहीं रही किसानों को, मैं एक लाइन में बात कह दूं कि आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तो समाचार जरूर सुनते होंगे कि बिजली ना होने के कारण खेत सूख गए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के किसी कोने में बिजली के बगैर कोई खेत सूख गया हो, सिंचाई के बगैर कोई खेत रह गया हो, ऐसा कोई उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की ये जो बातें हैं, इसके बीच में थोड़ी जनता से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी बताइए, आप आइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत सरकार कह रही है कि किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है, लेकिन ये ऐसे उदाहरण है कि मेरा 10 एकड़ का ओला नष्ट हुआ था। लगातार मैंने बीमा कंपनी को, आज तक यहाँ जबलपुर में कोई बीमा कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, किसी से कोई जानकारी। आपको मुआवजा कितना? कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक। जो कागज मैं हाथ में लिए बैठा हूँ, ये फर्जी योजना। एक और योजना अभी मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना के तहत किसानों को बहुत बरगलाया है, और अभी एक और घोषणा की है कि किसानों को मतलब 1 साल का बोनस दिया जाएगा। लेकिन जिन किसानों ने मंडी में अपना गेहूं और धान बेचा है, उनके लिए मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार का कोई घोषणा। किसानों के मैं आता हूं, थोड़ा पब्लिक के बीच में आ जाऊं। जी महिलाओं से बात कर लेते हैं। सर, हम मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सर हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो विगत 14 सालों से 15, 16, 20 सालों से सर्विसेज दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। एक रेगुलर कर्मचारी से 10 और 20 और 100 गुना ज्यादा काम करते हैं वो लोग। दिन रात एक करके खून पसीना बहा के, बीमारी हो उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती क्योंकि वो संविदा कर्मचारी है, उन्हें छुट्टियों की जरूरत नहीं है। उन्हें घर से फोन करके बुलाया जाता है, डबल काम कराया जाता है। हमारे यहाँ साथ के आशा कर्मचारी पैदल चल के काम करते हैं। हमारे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं है, लेकिन रेगुलर कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव है। तो देखिए, संविदा शिक्षकों के इस आंदोलन से 2-4 होना पड़ रहा है सरकार को, और इस मोर्चे से भी ये बात सामने आ रही है। जी बोलिए। पिछले काफी 7 महीनों से एक बिजली आंदोलन चल रहा है। उस बिजली आंदोलन में हमने एक पंचायत रखी थी, बिजली पंचायत, जो कि बालवी चौक और कमाने गेट में रखी गई थी। यही बीजेपी के माननीय नगर अध्यक्ष जी.एच. ठाकुर जी का बयान था कि मेरा काम बिजली मुद्दे का नहीं है, मेरा काम सरकार की नीतियों का नहीं है, मेरा काम संगठन को मजबूत करने का है। तो आज जी.एच. ठाकुर जी यहाँ पर किस पक्ष के आरोप लगा रहे हैं? मैं ठाकुर जी से भी जवाब ले लूंगा। थोड़ा यहाँ कुछ और युवा मुझे नजर आते हैं, युवाओं से मैं बात कर लूं। जी भैया, सबसे पहली चीज मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ना मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, ना मैं भाजपा पार्टी से हूं, मैं तो अपना एक छात्र संगठन से हूं। 82 से लगातार रूप से आपने अभी यहाँ पे कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, दूसरे कॉलेजेस थे। 82 के बाद से आपने बोला है कि यहाँ पे कई छात्र रहे हैं और कई छात्र वहीं से पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद किसी ने वहां पे जाके देखा है? 82 से जो लगातार से हालत गिरनी चालू हुई है वहां पे आज आप जाके खड़े होते हैं, 3-3 साल तक लोगों की आइडिया नहीं निकल रही है, 3-3 साल तक डिग्रियां नहीं निकल पाती हैं, और आज की तारीख में अगर यहाँ पे लगातार रूप से काम चल रहा है और सुधर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ छात्र संगठन जो वहां पे प्रयास कर रहे हैं उसकी तरफ से सुधर रहा है। छात्र संगठनों की है। आपका कोई सवाल? 82 से, जैसे मेरे साथी ने बताया, जब से सरकारें आ रही हैं पर लगातार छात्रत्व में कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि हॉस्टलों में लोगों की संख्या बहुत ही बदतर होती जा रही, छात्रावासों में पानी नहीं आ रहा है, वाटर कूलर की समस्या, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उच्च शिक्षा को लेकर तमाम बातें हैं, इस पर हम जवाब जरूर ले लेंगे। दरअसल जबलपुर वो शहर है जहां विदेश से भी छात्र छात्राएं यहाँ के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय दाखिलों को तरस रहा है। जी आप क्या चाह रहे हैं? मैं मुकेश राठौर ये बताना चाहता हूँ कि मैं छात्र नेता भी रहा हूँ। सबसे ज्यादा छात्र, मजदूर और किसान मर रहा इन भाजपा के शासन में। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सियासी बात भी है, लेकिन कुछ लोगों से मैं बात कर लूंगा। हाँ, शिक्षा को लेकर बात आई। शिक्षा को लेकर जो बात आई है, मैं पहली बात तो सिरे से खारिज करता हूँ कि प्राथमिक शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, शासकीय स्कूलों में संस्कार शिक्षा दी जाती है। नेताओं और उद्योगपतियों के स्कूल चले, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि गरीब बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ने जाएं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 21 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा की थी। हम लोगों ने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। ये भी कहना चाहता हूँ कि तत्काल आदेश जारी हो, इस शहर के सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलवा के अध्यापक, 3 लाख अध्यापक हैं, जिस दिन 3 लाख अध्यापकों के आदेश हो जाएंगे उस दिन मैं मानूंगा कि यहाँ के पक्ष विपक्ष के लोगों ने कुछ काम। ठीक है, आप बात रखिए। शिक्षा के ऊपर से मैं आगे बात बढ़ाऊंगा कि सरकारें शिक्षा उपकर के रूप में करोड़ों रुपए इकट्ठा करती है,
मात्र जबलपुर की बात करें तो लगभग 38 करोड़ रुपए शिक्षा उपकर के रूप में इकट्ठा किया गया। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति आपके और मेरे सामने स्पष्ट है, दिखती है। इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? एक मेरा सवाल यह है कि इस शिक्षा उपकर का पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च क्यों नहीं किया जाता? बेशक नगर निगम से चूंकि सुमित्रा वाल्मीकि मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, नगर निगम की अध्यक्ष हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूँ। नगर निगम शिक्षा उपकर के नाम पर तगड़ी राशि, तकरीबन 38 करोड़ की राशि जनता से वसूल चुकी है संपत्ति कर के साथ, उपकर के बतौर, लेकिन निगम संचालित जो स्कूल है वो क्यों जर्जर है? अभी आपको बता दें कि नगर निगम के जो स्कूल हैं जबलपुर ज़िले में 5 हैं और 5 डिजिटल के अंतर्गत लाए जा रहे हैं और स्मार्ट क्लासेस तैयार हो रही हैं। प्रोजेक्ट बनाने में और उनको क्रियान्वित करने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन नंबर 1 के नगर निगम स्कूल रिजल्ट देते हैं और नंबर 1 के रिजल्ट मध्य प्रदेश में नगर निगम के स्कूल अच्छे स्कूलों से दिखते हैं। देखिए, आप शिक्षा प्रभारी भी हैं दुर्गा उपाध्याय नगर निगम की, जी क्यों ये स्थिति है? अभी जो नगर निगम के स्कूल है 5 स्कूल हैं और उन 5 स्कूलों में आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बढ़िया स्कूल है पूरे भारत में नंबर 1 का स्कूल नगर निगम है। 3D प्रोजेक्टर का लागू हो रहा है और बच्चों को हम स्मार्ट क्लासेस बन रही हैं। आप तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें। ये मंच जो है जबलपुर की जनता के लिए है, इस पर गरिमापूर्ण आपकी बात रखी। दुर्गा जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और यहाँ मैं नारेबाजी की बजाय लोगों से बात करना चाहूंगा कि किसी विषय को लेकर वो बात रखें। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, थोड़ा सा पब्लिक से थोड़ी और मैं बात कर लेता हूँ, जवाब लेने में जरूर आऊंगा। जी बोलिए। जबलपुर में नगर निगम के स्कूल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनमें स्टूडेंट ही नहीं है और झूठ बोलने का काम जो है जितना करते हैं मोदी और शिवराज, इससे देश पूरा बर्बाद हो रहा है और इस बर्बादी का सबक हम 2019 में देगी जनता। 2019 में इस बर्बादी का उनको हरा के सबक देगी। चलिए ठीक है। आपके तमाम लोगों को मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको कम से कम सियासत का मंच ना बनाएं। आम जनता की बात है, जबलपुर की बात है, जबलपुर को अपनी बात रखने दें। मैं शशिकांत शुक्ला जी से मैं बात कर लेता हूं कि शिक्षा को लेकर एक बार फिर अपील करूंगा कि आप लोग बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। चलिए आप जवाब। एक मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के पेड़ लगाए, लेकिन अब पूछो तो कहते गैया खा गई। कहाँ गए करोड़ों के पेड़? नर्मदा सेवा यात्रा पर जवाब ले लेता हूँ आपसे। नर्मदा सेवा यात्रा पे जवाब ले लेते हैं और रक्षा शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए के पेड़ लगाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन संजय भैया गैया किसकी थी तो देख लो पहले। गैया किसकी थी तो देख लो पहले, ये देख लो। गैया पालना हम लोग का काम नहीं है। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जो पेड़ लगे और नदी का संरक्षण हुआ, वो अभियान पूरे विश्व में सराहा गया है। कांग्रेसों को इस बात को याद रखना चाहिए, कभी नदी किसान की चिंता नहीं की। यदि किसी ने की है, शिवराज सिंह चौहान ने और केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने नदी, किसान और हर किसान और जमीन की चिंता की है। इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा में नदियों का संरक्षण अभियान चलाया गया। 55 साल में कांग्रेस ने खाली 2 विश्वविद्यालय दिए, जो तरुण मनोज कह रहे थे ना, रानी दुर्गावती और जवाहरलाल। 15 साल में हमने 3 विश्वविद्यालय करे हैं। 15 साल में जबलपुर में 3 नए विश्वविद्यालय आए, वेटनरी आया, मेडिकल आया और उसके अलावा ट्रिपल IDNM आया। ये दिग्विजय सिंह ने चालू करी थी संविदा नियुक्ति जो है ना, दिग्विजय सिंह ने चालू की। ठीक है, चलिए शिक्षा को लेकर अभी बात हो रही थी, एक बार आपसे बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तमाम लोगों को मैंने अपील की है कि इसको कम से कम सियासत का मंच न बनाया जाए और मैं आपसे एक बार बात कर लेता हूँ। शिक्षा को लेकर बात हो रही है, वेटनरी मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में दी गई है, स्टाफ की कमी है 85% तक, खुद का भवन नहीं है, यूनिवर्सिटी पत्राचार कर रही है, लेकिन काम क्यों अटका हुआ है? देखिए, वहाँ जो स्टाफ आएगा वो प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता है और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है, प्रशिक्षित लोगों की कमी महसूस की जा रही है। सरकार लगातार प्रयासरत है स्टाफ को पूरा किया जाए और जो प्रशिक्षित स्टाफ जैसे जैसे मिलता जाएगा उसकी कमी पूरी कर ली जाएगी। और हमने जो यूनिवर्सिटी घोषणा की, इसका साकार रूप होगा। एक नहीं, जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं
चलिए देखिए, मैं आप यहाँ विधायक जी बैठे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वो कम से कम इसे सियासत का मंच न बनाएं। आपसे मैं अपील करूंगा, आपसे भी अपील करूंगा कि कम से कम इसे सियासत का मंच न बनाएं। चलिए जनता के बीच नर्मदा शुद्धिकरण के नाम पे जो आज तक शुद्धिकरण नहीं हुआ, नाले मिल रहे हैं, उस पे जनप्रति जवाब दें कि दोनों बैठे हैं, नर्मदा में आज भी नाले मिल रहे हैं, उसका कौन जवाब देगा? विनय सक्सेना जी से बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आप जिस तरह से यहाँ पर ये स्थिति है, आप क्या अपील करेंगे यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी, और आपका सवाल भी लेना चाहता हूँ? मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, वास्तविकता से परे हट के कोई बात नहीं की जा सकती, और वास्तविकता सबको पता है। इस प्रदेश का छात्र खुश नहीं है, अध्यापक खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, जबलपुर शहर की जनता खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है, बीजेपी को चुन रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को चुनते चुनते वो कहने लगी है कि हमारी अगर कोई भूल है तो कमल का फूल है, और आने वाला समय ये दिखाने वाला है। राजेश सोनकर जी, स्मार्ट सिटी जबलपुर बन रहा है, आपके क्या सवाल है उसी स्मार्ट सिटी की? स्मार्ट सिटी, इसमें भाजपा स्मार्ट हो रही है। जबलपुर टू भोपाल, भोपाल टू दिल्ली, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता मिशन। ये बताइए आप कि वो टीवी का जो टीवी कलाकारों को बुलाया गया, पिलाज मिसाली का कार्यक्रम हुआ स्मार्ट सिटी में, नाटक नौटंकियां हुई, 50 लाख 10 लाख रुपए खर्च हुए, 50 लोग दर्शक नहीं पहुंचे वहां, जो मानस भवन में जहां देखने सुनने वाले नहीं आए। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी के अंदर जिस तरीके से लूट मची जबलपुर, स्मार्ट सिटी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जबलपुर को 4000 करोड़ रुपए देंगे, आज तक 200 करोड़ आया, आज तक एक भी निवेशक पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आया। इनकी कथनी और करनी में जैसा शुरू से अंतर रहा है, जबलपुर शहर में जब भी मुख्यमंत्री आते हैं वो कहते हैं मेरा सपनों का शहर है, और दूसरे भूल जाते हैं। सिगरौली में भी वही कहते हैं। यही मेट्रो का हाल है, वही स्मार्ट सिटी का हाल है, और विकास के नाम पे मुख्यमंत्री जो रात को वादा करते हैं वो सुबह भूल के दूसरे शहर। चलिए जवाब ले लेता हूँ। स्मार्ट सिटी के जो विषय है, खासकर बड़ी जो घोषणाएं थी जो कि इन्वेस्टर्स के साथ पीपीपी मोड में कराना था, बड़े जितने प्रोजेक्ट थे उन पर काम शुरू हो नहीं पाया। ये प्रभात जी से मैं बात ले लेता हूँ, महाकौशल विकास प्राधिकरण के साथ साथ पूर्व महापौर भी। जहाँ तक पीपी मॉडल की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो कि महापौर रहते हुए मैंने कुछ विषयों को चुना था, और उस बातों को लेकर जब हमने पीपी मॉडल पर जाने का प्रयास किया तो हमारे इन कांग्रेस के मित्रों ने जबलपुर बंद का आह्वान किया, और जबलपुर बंद जैसा आह्वान किया तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जबलपुर के विकास की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अवरोध होता है। यदि उस मॉडल पर हम जाते तो लगभग 350 करोड़ रुपए नगर निगम को मिलता, और हम विकास के रास्ते पर अपने मजबूती अपने कंधे पर, नगर निगम को अपनी खुद के संसाधन तय करना पड़ेंगे, आय के स्रोत तय करना पड़ेंगे। लेकिन इतना बड़ा बवाल शहर के अंदर खड़ा किया गया, जबलपुर बंद है ऐसा आह्वान कांग्रेस के मित्रों ने किया, मुझे लगता है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जबलपुर के विकास की बात हो तो सारे राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति के ऊपर काम करना चाहिए, तब जाकर हम शहर के विकास की बात करें। ठीक है जी। मैं माननीय प्रभात साहू जी की इस बात पे जवाब देना चाहता हूँ। जबलपुर की नगर की बिल्डिंग जो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, जिसमें ऐतिहासिक उसका अपना एक महत्व है, उस बिल्डिंग को नगर निगम बेचने का प्रयास कर रहे थे जब विरोध किया गया। और मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ, खुद महाकौशल विकास प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष है, उसका बजट कितना है? मात्र 10 करोड़ रुपए। क्या 10 करोड़ रुपए में कभी महाकौशल का विकास हो सकता है? शशिकांत शुक्ला जी जब महाकौशल विकास के अध्यक्ष थे तब उनका बजट 10 करोड़ रुपए था, जो कभी आया ही नहीं। इस पर मैं जवाब दे लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि विनय भाई, आप भी इसी शहर में रहते हो, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं उस ऐतिहासिक बिल्डिंग को बेचने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगता है नगर निगम में वो प्रमाण होंगे। यदि ये प्रमाणित हो जाए कि मैं उस ऐतिहासिक बिल्डिंग को बेचना चाहता था, तो मैं आज और अभी राजनीति से छोड़ दूंगा, अन्यथा आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, क्योंकि बिल्डिंग बेचने की बात नहीं थी। अरे बात तो सुनो आप, मेरी बात तो सुनो आप। शहर का विकास पिछले 10 सालों में जितना, सीवर लाइन का सवाल तो है। देखिए, सीवर लाइन का काम में कहीं ना कहीं विलंब होता है, और पूरे देश में जहाँ भी सीवर लाइन डलेगी वहाँ समय लगेगा। मैं मानता हूँ, इसलिए उससे सीवर लाइन तो संजय भाई आप भी उस बात के साक्षी हो।
तो प्रभात जी ऐसा बता रहे हैं कि बड़ा एक सेकंड जनता जो है, जनता के बीच में मैं जाना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी ने 2013 में कहा था कि संविदा में जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। आज फिर पुनः चुनाव आने को है। आज दिनांक तक उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर हमारे शोषण के अलावा कुछ नहीं हुआ। नियमितीकरण का आज तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। हमारी मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मतलब पहले कांग्रेस सरकार थी, अब भाजपा सरकार है, लेकिन इन 15 सालों में इन्होंने शुरू में काम किया, लेकिन अब इनका काम बिल्कुल ठप है। हम लोग रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अभी हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली थी 600 4th क्लास की पोस्ट के लिए 1 लाख लोग आए थे वहाँ पे। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे? और एक मिनट हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मी, सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मी नहीं, पूरे प्रदेश में जितने संविदा कर्मी नहीं है सब काम कर रहे हैं। विधायक यहाँ पर, विधायक सांसद सब बैठे हैं। ये जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, 5 साल काम करते हैं, उसके बाद पूरी जीवन तक ये पेंशन लेते हैं। जी 15 साल तक काम करते हैं, हम लोग को नियमित करना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों को दोनों पार्टी वाले पूछने वाले नहीं हैं। जब समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात आती है तो दोनों दल के लोगों को महंगाई देखने लगती है। मैं जैसे जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है वैसे ही एग्रीकल्चर काउंसिल का गठन हो और दोनों दल, देश के दोनों शासक दल मिलकर समर्थन मूल्य पे किसानों की खरीदी अनिवार्य करें। उसके बिना यह देश नहीं चलेगा। किसानों के साथ हमेशा दोनों दल छलवा करते आ रहे हैं। अतः अनुरोध है कि दोनों दल मिलकर किसानों का भला करें। धन्यवाद। किसानों का मैं सरकारी कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा शोषण एमपी हायर एजुकेशन में हम अतिथि विद्वानों का ही हो रहा है। जब हम 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, यूजीसी नाम फुलफिल करते हैं, तो आज हमें सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं है? मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ पीएससी निरस्त करे और हमें फिक्स सैलरी पे लाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे तमाम विषयों पर हम लगातार बातचीत कर रहे थे। एक बार मैं कांग्रेस के पैनल से एक बार बात जरूर करना चाहता हूँ। तरुण जी, आपसे मैं बात कर लेता हूँ। तमाम विषय है, 2018 दस्तक भी दे चुका है, चुनाव का बिगुल भी फूंकना है। क्या विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्यों जनता चुने आप? देखिए, जनता, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप रहता है कि कांग्रेस 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, तुम ज्यादा समझदार हो कि तुम्हारे पिताजी ज्यादा समझदार थे, तुम्हारे दादाजी ज्यादा समझदार थे? भाई तुमसे समझदार तो वो थे ना, तो वो कांग्रेस को वोट देते थे। हमसे गलती होगी, सुनिए, कुछ नहीं पता तुम्हें, शायद ये बीच में बोलते हो। भाई वो तो कांग्रेस को वोट देते थे, हमसे गलती हुई होगी, जनता ने हमें विपक्ष में बिठा दिया, बहुत अच्छी बात, हम उसको स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में आपकी सरकार है, आप ये आदत छोड़िए। कांग्रेस ने क्या किया? 15 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको बताना पड़ेगा 2018 में कि 15 साल आपने क्या किया। तो ये जवाब मांगने जा रही है। एक आखिरी कमेंट आपका। नहीं, मैं अगर क्या विषय को लेकर अब बीजेपी किसान पे बोलना चाहता हूँ। किसान पे भी बोलिए और संक्षेप में बात। बिल्कुल, 1 मिनट संक्षेप में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने किसानों के लिए जितना किया, इसके पहले भविष्य में किया। अब आप चुप रहोगे तो बोलूंगा, आप चुप रहोगे तो बोलूंगा। अभी जितना किया उतना कभी किसी ने नहीं किया। हमने उनको 10 घंटे बिजली दी, हमने उनकी भावांतर भुगतान योजना दिया। ये कांग्रेसियों को बोलो भोंकना बंद करे तो मैं बोल पाऊंगा। ये भोंकना ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये भाषा की जो गरिमा है वो बनी रहे। और जनकार्वा के इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आपको जनकार्वा के सर्वे के जो हमने पेपर दिए थे वो जनकार्वा के बैलेट बॉक्स में जरूर डालें। और हमारी कोशिश होगी कि इस मंच से जो तमाम मुद्दे उठे, हम अपेक्षा करते हैं कि उन मुद्दों पर यहाँ की सियासत आगे बढ़े। 2018 का चुनाव दस्तक दे रहा है, जनता अपने मुद्दों पर काम चाहती है, बात चाहती है, उन मुद्दों पर जरूर काम। हमारे जबलपुर में जनकार्वा का सफर आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए RBC 24। मुझे दीजिए इजाजत।